कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने जाना संख्याओं के बारे में और उन्हीं संख्याओं के अंदर हमने अभी तक लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन किया अभाज्य संख्या और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे परीक्षा के अंदर, वो हमने क्वेश्चन भी देखे। आज हम देखिए लास्ट कक्षा के अंदर हम पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे आगे वाली हमारी जो संख्या है वो है भाज्य संख्या है। तो साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेवे, और जो छात्र पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम बेस्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट होने वाला है और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम अपना काम करेंगे। तो साथियों बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, हम बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो देखिए आज हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या, उससे आगे वाली हमारी संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है साथियों, पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाज्य संख्या वही होती है जिसके अंदर किसी और संख्या का भाग जाए, तो जैसे कि मैं कहूँ कि 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 4 भाज्य संख्या है। लेकिन अगर इसे एक हम परिभाषा के रूप में बना के लिखे तो कैसे लिखे साथियों, तो इसके लिए बिल्कुल आसान है। इसी को हम एक तो ये बोल सकते हैं, देखो जितनी भी संख्या है हमारे ब्रह्मांड में उनमें सभी के अंदर एक का भाग तो जाए जाएगा। जितनी भी संख्या है उसके अंदर एक का भाग जाए जाएगा और एक खुद का समय का भी जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 2 की, तो 2 में एक तो 2 का जाएगा और एक का जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या। तो देखिए डरने की बात नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, मुझे पता है अभी कुछ नहीं समझ में आए। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, डायरेक्ट देखो ये परिभाषा काम आएगी हमारी, तो वे संख्या जिसके गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या। आप या इस प्रकार भी लिख सकते हैं साथियों कि वह संख्या, देखिए मैं बोल रहा हूं, वह संख्या जिसमें अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि मैं कहूं कि 4 है, 4 में 2 का भी भाग जा रहा है और 4 में 4 का भी भाग जा रहा है और 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, यानी 4 के अंदर 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। और मैंने क्या कहा, वे संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो अब देखो 4 के कितने गुणनखंड हुए, 1, 1, 2 और 1, 3। कितने हुए, 3 हुए, 3 गुणनखंड हुए, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम इस तरीके से देखिए 4 का तो देखिए इसके अंदर समय का जा रहा है, 1 का जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन मेन मुद्दे की बात है, आप डायरेक्ट अब बच्चों की तरह नहीं, हम डायरेक्ट सीखेंगे कि वे संख्या जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो, कहने का मतलब 2 संख्या से अधिक भाग जाए, वही हमारी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, मैं पूछूं आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, फटाफट रिप्लाई करो। सबसे छोटी संख्या जो भाज्य हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी साथियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या जल्दी बताओ। तो देखिए क्या 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, क्या 1 होगी, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, 1, 2, 4 और 3। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है साथियों, आपको बताना है इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप क्या कहेंगे कि देखिए सर पहले 1 की बात करें तो 1 में सिर्फ एक संख्या का भाग जा रहा है, यानी इसका एक ही फैक्टर बन रहा है, तो 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 क्या है, 1 भाज्य संख्या नहीं है। फिर बात करें 2 की, क्या 2 भाज्य संख्या है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो 2 है, देखते हैं 2 के अंदर 2 का भाग गया 1 और 2 के अंदर 1 का भाग गया 1, बस सॉरी 2,
कितने फैक्टर बन रहे हैं? सिर्फ 2। क्या इसके अलावा 2 के अंदर कोई भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है साथियों। इसका मतलब है 2 भी भाज्य संख्या नहीं है और हम गलती कर देते हैं कि 2 भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। तो 4 क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 4 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो 4 क्या आपकी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या लिख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? आपकी 4 होगी साथियों। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो आपकी वो 4 होगी। इसकी आगे बात करें, अब आपसे मैं पूछूं कि 1 से लेकर 100 के मध्य भाज्य संख्या कितनी है? ऐसी संख्या बताओ जो 1 से लेकर 100 के मध्य हो और भाज्य संख्या हो। जैसे 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या। ऐसे थोड़ी ना निकालोगे आप, गुणनखंड करके निकालोगे कि इसके अंदर भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो साथियों इसके लिए अगर आपने पहले वाली क्लास से देखा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये बताना। तो कैसे? 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्या। आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। तो जिस छात्र ने पहले वाला वीडियो देख रखा है वो आसानी से बता देगा कि सर 1 से लेकर 100 तक तो 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? मैं पूछूं कि अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए टोटल संख्या कितनी है? 100 तक पूछा है, 100 में से 25 तो अभाज्य संख्या आ गई आपकी। ठीक है, तो 100 में से 25 घटा दो। लेकिन एक बात और याद रखना साथियों, एक क्या है? एक जो संख्या 1 है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इसके मतलब कि 25 तो अभाज्य है ही, उसके साथ में एक ऐसी संख्या भी है जो न तो भाज्य और न अभाज्य है। हमसे तो जो सिर्फ भाज्य पूछी है, तो एक तो न तो भाज्य और न अभाज्य, तो इसका तो हमारे साथ कोई काम नहीं है, इसको भी घटाना पड़ेगा। तो साथ में इसको भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 में से घटाएंगे 26, कितना बचेगा? 74। तो आपसे पूछे 1 से 100 तक भाज्य संख्या है तो आपकी कितनी हो जाएगी साथियों? 1 से 100 तक आपकी भाज्य संख्या 74 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बताना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको भाज्य संख्या का आपको याद होना चाहिए। पूछे कि भाज्य संख्या 1 से 100 तक 75, ठीक है, और आपसे पूछे परिभाषा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट कौन सी संख्या? बड़ी इंपॉर्टेंट संख्या आ रही है जो आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्या। वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है साथियों। जो आपने पहले शायद ही पढ़ी हो सहभाज्य संख्या क्या होती है उसको जानेंगे। चलिए समझते हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट हमारी संख्या है सहभाज्य संख्या। देखिए साथियों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से हमें समझना है, ना कि रटना है। हमें माइंड में इस तरीके से फिट करना है कि एक बार माइंड में फिट करी हुई चीजें हमेशा हमें परीक्षा तक याद रहनी चाहिए। तो देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या साथियों वे संख्याएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए, न तो उनका आपस में भाग जाना चाहिए और न ही वे संख्याएं किसी भी संख्या से कटनी चाहिए। देखिए पहले मेरी परिभाषा को ध्यान से समझिए, फिर एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए वे संख्या ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जो ऐसी 2 संख्याएं जिसका आपस में भाग ना जाए और दोनों किसी एक ही संख्या से न कटे, एक ही संख्या से न कटे। ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है साथियों? ऐसी संख्या हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन अब कहोगे सर आपने क्या लिख दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया है, हमने पढ़ जरूर लिया है लेकिन हमारे दिमाग में अब तक सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं समझ में आया। तो मैं हूं ना, आप जब तक समझोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ने वाला।
देखिए ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जो आपस में भाग न जाए, जैसे कि मैं लिखूं पहले, जैसे कि मैं संख्या लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 और 5। क्या 4 का 5 में भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा है। क्या 5 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका आपस में भाग न जाए, आपस में भाग नहीं जा रहा है और दोनों किसी एक ही संख्या से न कटे, ऐसी कोई संख्या बताओ क्या जो दोनों में सेम का भाग जा रहा है। जैसे कि मैं कहूं कि 4 में 2 का भाग इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 3 का किसी में नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें जो आपस में न कटे, एक दूसरे से न कटे और किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं, आपको बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। इनमें से बताइए कि कौन सी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो कैसे नहीं है, आपको यहां से चेक करना है। इनमें से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करिए 5 और 7, क्या आपस में भाग जा रहा है? नहीं। क्या किसी संख्या से कट रहे हैं? नहीं। तो मतलब ये तो क्या आपकी सहअभाज्य संख्या है। तो क्या ये 3 का 7 में भाग जा रहा है? नहीं। क्या 7 का 3 में जा रहा है? नहीं। क्या ऐसी संख्या से कट रही है जो दोनों एक ही संख्या से कटे? नहीं। 15 का 24 में जा रहा है? नहीं। 24 का 15 में जा रहा है? नहीं। लेकिन 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, यानी दोनों की दोनों संख्या एक ही संख्या से कट गई साथियों। इसका मतलब इसमें खोट है, यानी ये क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ये संख्या है वो आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है साथियों। बात करें नेक्स्ट की, क्या 13 का 17 में भाग जा रहा है? नहीं। 17 का 13 में? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 सी क्या है? आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि परिभाषा में क्या दिया है और आपको क्या समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अब बात करें कि सर आप हमें ये तो समझ में आ गई कि सहअभाज्य संख्या है, लेकिन कई बार कथन के रूप में भी आपको सहअभाज्य संख्या का क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे देखिए मैं कहूं कि लगातार प्राकृत संख्या, कोई भी लगातार प्राकृत संख्या हमेशा क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लीजिए, लगातार सहअभाज्य संख्याएं हमेशा हमेशा क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। जैसे मैं कहूं कि 2 और 3 लगातार है, मैं कहूं 3 और 4, 5 और 6। अब ये देखिए सारी की सारी क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। तो लिखो साथियों, समझ में आ गया होगा कि लगातार दो संख्याएं हमेशा क्या होती है? सहअभाज्य संख्या ही होती है। तो कथन लिखना जरूरी है। लिखो पहला कथन, कॉपी में नोट करते जाना। हम लगातार दो प्राकृत संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो आपको जब भी दिखाई दे दो लगातार प्राकृत संख्या तो आपको बिना सोचे क्या लिख देना है कि ये तो हमारी सहअभाज्य संख्या ही है। ठीक है साथियों, इसके बाद मैं कहूं क्या जितनी भी सारी की सारी अभाज्य संख्या है वो क्या सहअभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है? आपकी वो सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे कि पहले समझिए, पहले कथन लिख देता हूं मैं, कथन नंबर नोट करके लिखिए। सभी अभाज्य संख्याएं संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या ही होगी। अभाज्य संख्या ही होगी। क्यों होगी? कारण सुनिए। देखिए जैसे कि मैं कहूं आपसे, कोई एग्जाम्पल लीजिए
जैसे कि अभाज्य होना चाहिए पहली, जैसे कि 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो ये आपस में से अभाज्य होगी। जैसे कि मैं कहूँगी 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, तो ये भी क्या होगी, से अभाज्य होगी। चेक करके देख लो, कोई जरूरी नहीं है, जो भी आपके मन में आए उसको, जो मन में आपकी कंफ्यूजन है उसको दूर करना जरूरी है। आप प्रूफ करके देखो कि ये कथन सत्य है या नहीं है। ठीक है साथियों, तो आप कोई सी भी 2 अभाज्य संख्या लिख कर देख लेना, वो हमेशा ही आपकी सह अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, क्या सर एक क्वेश्चन और, क्या हमेशा जरूरी है कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए ही अभाज्य संख्या होना चाहिए? क्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या तो हो, लेकिन कदापि यह जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो भाज्य संख्या भी अभाज्य संख्या हो सकती है, सॉरी भाज्य संख्या भी सह अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए इसके अंदर नोट करके, लेकिन जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या होने के लिए, ऐसे लिखो कि लेकिन जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या ना हो। मेरे कहने का तात्पर्य देखो, जैसे कि मैं कहूं कि 4 और 5, ठीक है, चलो 4 छोड़ो, 4 और 6 देखो, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है ना, दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए 4 और 6 क्या है, दोनों ही भाज्य संख्या है। एक सेकेंड, 9 लिखो, 4 और 9 है, क्या 4 का 9 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 9 का 4 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या है, लेकिन ये भाज्य संख्या भी है साथियों। 4 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है। तो आप ये लिख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि भाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या ना हो। इसका मतलब भाज्य संख्या भी आपकी सह अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन जो जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी सह अभाज्य संख्या होगी। लगातार प्राकृत संख्या आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। अब आप कहेंगे सर हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है? एक बात और याद रखिए कि जितनी भी हमारी सह अभाज्य संख्या होती है उनका एचसीएफ हमेशा ही 1 होगा, एलसीएम उनकी संख्या का गुणनफल होगा। कैसे सर, हमें नहीं समझ में आया। जैसे कि मैं कोई भी सह अभाज्य संख्या लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 4 और 5, इनका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हमेशा ही 1 आएगा, और एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट इस संख्या का गुणनफल ही होगा, 4 × 5। कितनी बड़ी संख्या ले लेना, हमेशा ही उसका एचसीएफ तो 1 होगा, और गुणनफल हमारा उन संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब बात करें साथियों कि क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल, 125 है, 123 कर दो। 2 संख्याओं का गुणनफल 123 और 127 13। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? चलो 126 कर दो। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 126 है, तो उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पे एक ऐसी संख्या करो जिनका गुणनफल करिए और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो आप बताओ उनका एलसीएम क्या होगा? तो आपको बिना झिझके देखना है। एलसीएम तो हम जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम तो संख्याओं का गुणनफल ही तो हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा साथियों? एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आपको कंठस्थ याद रखनी है, एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है। आई होप कि आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे।
अब नेक्स्ट संख्या है हमारे साथियों, एक संख्या और बच गई है जिसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, वो संख्या और पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याएं, जिसके अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम बार वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम भाजकता के नियम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि भी संख्या का इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद स्थानीय मान, जातीय मान और भी संख्या की किस किस से भाग जाए, किस किस से नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी सीखने बाकी है। तो अभी तो बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए अब सीखते हैं इसकी लास्ट संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट हमारी है संपूर्ण संख्या। बात करें कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या को ध्यान से देखना। देखिए जो सहअभाज्य संख्या आपने पढ़ी तो होगी, लेकिन इतना थोड़ा सा नॉलेज नहीं था आपको। सहअभाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या आपके लिए नहीं हो सकती साथियों, लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो देखिए बात करें संपूर्ण संख्या की। संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो संपूर्ण संख्या वे संख्या, पहले मेरी परिभाषा ध्यान से सुनिए। संपूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड करे यानी फैक्टर करे, और गुणनखंड करने के बाद उनका अगर योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। सॉरी, क्या होगी? संपूर्ण संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि उस संख्या को काउंट नहीं करना है, उस संख्या को काउंट नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि परिभाषा देखिए पहले। वे संख्या जिनका जिनके गुणनखंड में भी कौन सा? संख्याओं को छोड़कर, संख्याओं का ब्रैकेट में लिखिए, संख्याओं को छोड़कर वे संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए, क्या कहलाती है? संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। लिख लीजिए। अब आपको मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया अभी तक है कि संपूर्ण संख्या कौन सी होती है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, वे संख्या जिनका हम गुणनखंड करें और फिर उनका योग करें, योग हमें अगर उसी संख्या के बराबर मिल जाए तो वो तो होगी आपकी संपूर्ण संख्या, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल से समझिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, एक आपके सामने 8, एक है आपके सामने 9, एक आपके सामने 10 और एक ऑप्शन आपके सामने 6। इसमें से मैं कहूं कि संपूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले अगर बात करें 8 की, तो 8 का फैक्टर कीजिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को फैक्टर करना बता दूं, 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2 और फिर 2 का भाग दिया 1। कितना आया? कितना आया? ये आया। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, आप क्या कर लो कि 8 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, ये बताओ। 8 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, आप तो ये बता दो मुझे। देखिए 8 है, 8 के अंदर 1 का भी भाग जाएगा, 1 का भी भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा और फिर किसका जाएगा? 8 के अंदर 8 का भाग जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कि आपको संख्या को काउंट नहीं करना है, यानी इस 8 को काउंट नहीं करना है। अब इनका योग करो, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7। कितना आया? 7। क्या यह योग इस संख्या के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या आपकी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर बात करें बी वाले पार्ट की। बी वाला पार्ट क्या है? 9। 9 के भी फैक्टर करो। 9 के फैक्टर कैसे करते हैं? 9 के अंदर देखो, ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, 3 का भाग दिया 3 और फिर 3 का भाग दिया 3, सॉरी 3 का भाग दिया 1 और फिर 1 का भाग दिया 1। कितना आएगा? 3, 3, 1। और इसके अंदर एक 9 का भी भाग जाता है। 9 को हमें काउंट नहीं करना है साथियों। मैंने बोला है कि संख्या को छोड़कर। तो देखिए 9 तो काउंट नहीं करना है। अब इनको 3 और 3 6 और 1 7, ये भी 7 हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट संख्या क्या है? 10। 10 को देखो, 10 की बात करें, 10
10 क्या है, 10 को क्या कर सकते हैं हम, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, फिर 10 का जाएगा। और हमें 10 को काउंट नहीं करना, इनको जोड़ो, 1 और 2, 3 और 2, 3 और 5 8। इसका मतलब ये भी हमारी ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। बच्चे क्या है, 6। अब 6 का भी करो, डी अप 6 क्या है, 6 का करेंगे, 6 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का समय का जाएगा। 6 को हमें काउंट नहीं करना है, 1 और 2, 3 और 3 6, तो योग कितना आएगा 6। क्या यह योग संख्या के बराबर है? तो आप कहेंगे सर हाँ, ये मिल गया हमें, ये योग जो ये योग आया है वो संख्या के बराबर मिल गया। इसका मतलब आपकी 6 है वो क्या है, संपूर्ण संख्या है, 6 है वो क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो अब आप इस तरीके से संपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि क्या सर ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ये तो फिर भी आपने छोटे छोटे ऑप्शन दे दिए, क्या हम ऐसे ऐसे निकाल कर देखेंगे तो हमारा तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम तो एक सवाल के अंदर ही रह जाएंगे, हमारे अन्य सवाल छूट जाएंगे, तो क्या करें। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक अंक वाली आपकी जो संपूर्ण संख्या है वो कौन सी है, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है, और 3 अंकों वाली कौन सी है, और 4 अंकों वाली कौन सी है। इनके अलावा जो भी संख्या है वो कह देना भी नहीं है संपूर्ण संख्या। आपको अब हमने इनमें से निकाल के देखो, हमने इनमें से निकाल कर देखा, हमें अगर पता होता कि सिर्फ 6 है और 6 इनमें ऑप्शन में आता तो हम डायरेक्ट कर देते भी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए देखो डायरेक्ट लिखो इनको, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी, कितनी आपकी 6 है। 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या कितनी है बताओ, 28। 28 का भी आप निकाल कर देख सकते हैं साथियों कि 28 है या नहीं। फिर बात करें 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या, वो है आपकी 496 और 4 अंक वाली है आपकी 8100 कितनी आपकी 8100 साइड तक 26 28, हाँ 28 थी, 8128। तो अगर आपसे पूछे एक अंक वाली संपूर्ण संख्या 6 है, आपको इन ऑप्शन पे से मिले तो कह देना कि ये तो है। अगर आपको 2 अंकों में से पूछे तो 28, 3 अंकों में से पूछे तो 496 और 4 अंकों में से पूछे तो 8128। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा 5 अंकों वाली नहीं पूछता है, ठीक है, यहाँ तक आपको पूछ सकता है। देखिए हम वो कंटेंट आपको करवा रहे हैं जो आपको मेन बड़े से बड़े एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको डरने की बात नहीं है। हम स्टार्ट में भी आपकी नींव इतनी मजबूत रखेंगे कि आपके ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत क्यों ना खड़ी कर लो, लेकिन आपकी पर है वो डगमगाएंगे नहीं। तो ठीक है, पढ़ो एक बार, लेकिन पढ़ो ऐसा कि हम हर बार हम उसी को याद करें। तो ये थी आपकी संख्या 8 प्रकार थी। 8 प्रकार की संख्या को हमने पूरा किया। आई होप कि 8 की 8 संख्या आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। इससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दशमलव संख्याएं, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं, उसके बारे में जानेंगे। बड़ा मजा आने वाला है और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको साथ में साथ बताता चलूँगा, तो आपको डरने की बात नहीं है। और सारी की सारी क्लास हो जाए, फिर आप कोई सी भी बुक लेकर उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर कंटेंट आपको पसंद आया और क्लास अच्छी लगी हो और एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप तैयारी करते रहिए और बड़े मस्त तरीके से अपने सपनों को छूने के लिए भरपूर तरीके से तैयारी करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।